हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्ट्रीट रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट है, उनके लिए आज कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मैं आपको इससे पहले आपको सिलेबस के बारे में समझाया था, उसके बाद में फिर अब आपको मॉडल पेपर और आपके जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर कराएं, जिससे कि आपको विगत वर्ष पेपर में आने वाले टाइम में आपको कुछ परेशानी ना हो, तैयारी करने में टाइम वेस्ट ना हो आपको। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। तो आपको आज यहाँ पे कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ अच्छे प्रश्नों को यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। प्रश्न में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट की वैल्यूएबल प्रश्न जो होंगे वो आपको इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। जैसे आपका आता है अधिगम की परिभाषा दीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन किया। अब आपको सबसे पहले ये चीज़ कि अधिगम होता क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होता है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखना तथा व्यवहार परिवर्तन, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमें अलग से सीखने को मिलता है। अगर आप व्यवहार को परिवर्तन, जो आपका व्यवहार है वो परिवर्तन होता रहा है। जैसे आज मान लीजिए आप सभा में बैठे हैं, वहाँ पे आप कैसे बिहेव आप वहाँ पे करते हैं, उसका फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो जैसे जैसे आप व्यवहार को कीर्तिमान बना जाते हैं या चेंजेस करते जाते हैं, उसी तरीके से यही आपका अधिगम होता है। अब जैसे अधिगम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका आता है अधिगम में कुछ कारक हो गए, इसके कौन कौन से घटनाएं होती हैं जो हमें विचलित करती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो अधिगम में कुछ तथ्य भी इस तरह की, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी, हमें किस प्रकार अधिगम से के जरिए से हमें पकड़ना होगा, हमारे दिमाग हम कैसे इसको सीखेंगे, तो ये सारी प्रक्रिया को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो आपका होगा ये पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको पढ़ने में, लिखने में, और जो पेपर में आपका लेखन दृष्टि है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि हमें पेपर में कॉपी को कैसे लिखना है। तो कुछ सारी चीज़ें ये से आपका होगा। यहाँ पे आपका प्रश्न होगा, प्रश्न इस तरीके से दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर जो भी होगा। सेक्शन सी लिखेंगे, सेक्शन सी में प्रश्नोत्तर नंबर इतना हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे आंसर में कि अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। यानी कि अधिगम का जो अर्थ होगा वो आपका सीधा दिखाएगा सीखना होगा, सीखना आप लोग जानते हैं, या व्यवहार परिवर्तन। बालक व्यवहार तो पहले भी करता था, परंतु अब उसके व्यवहार में परिवर्तन यह हो गया कि उसे किस कार्य को करना है, अब क्यों करना है। तो यही होता है व्यवहार परिवर्तन। यानी कि कोई भी अगर हम काम करते हैं या मैं आपको स्टडी कराता हूँ तो ये व्यवहार परिवर्तन हो जाता है कि इसमें हम क्यों आपको पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं, और इसमें हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको व्यवहार परिवर्तन में आपका, यानी अधिगम के बारे में यहाँ पे हम शायद उदाहरण सहित हमें सीखना मिलता है। अब यही बात उदाहरण के से हम अगर सीख सकते हैं कि इस उदाहरण से हमें सीखने को, क्रिया को स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक छोटा बालक जलते दीपक को देखकर उत्सुकतावश उसकी ओर क्या है, बढ़ता है, और वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि वह अपना हाथ लौ से तुरंत हटाता है और भविष्य में जलती हुई वस्तु पर हाथ नहीं डालता है। नहीं, इस घटना में कुछ क्रियाएं संपन्न हुई जो इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपका कि जलते दीपक को देखकर उत्सुकता तथा जिज्ञासा का उत्पन्न होना। सेकंड नंबर दीपक की लौ को पकड़ना। थर्ड नंबर दीपक की लौ के जलने का अनुभव होते ही हाथ हटाना। यानी कि जैसे आप दीपक की लौ को आप हाथ फेरते हैं और जैसे ही जलते हैं उसको हाथ को आप हटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ये क्या करती हैं, घटनाएं, जो यहाँ पे घटनाएं यानी कि अधिगम की जो घटनाएं हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर होती हैं। यानी कि कहा जाता है यहाँ पे कि इन चारों क्रियाओं को यदि हम एक ही स्वर में कहें तो यह कहेंगे कि बालक ने सीख लिया है कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है।
अतः वह कभी भी जलती हुई वस्तु को नहीं पकड़े। यानी कि यही होता है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम व्यवहार परिवर्तन। यही व्यवहार परिवर्तन हो गया आपका। यानी कि अब ये क्या करेगा, भविष्य में कभी जलते हुए लोग को कभी हाथ नहीं लगाएगा। अब आता है मानव जीवन में अधिगम का यानी कि अत्यधिक महत्व है। यानी कि जो मानव जीवन है वो उसमें अधिगम जो है उसका अत्यधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक ने यानी कि मनोविज्ञान ने इसी के आधार पर अनेक नवीन क्षितिजों की उन्नयन किया है। जैसे डॉक्टर जेपी गिलफोर्ड जी के अनुसार कहा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। फिर उधर उदय पारीख जी के शब्दों में कहा है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किस परिस्थिति में प्रक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है, जो किसी सीमा तक के प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। उसका फिर चार्ल्स ई स्किनर जी के अनुसार कहा गया है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये अलग अलग महाशयों जी का अलग अलग परिभाषाएं दी गई। जैसे जेबी गिलफोर्ड जी के अनुसार यहाँ पे अधिगम की परिभाषाएं दिया गया है, फिर उदय पारीख जी के शब्दों में यहाँ पे गया, और उसके बाद फिर चार्ल्स ई स्किनर जी के अनुसार ये परिभाषाएं यहाँ पे संपन्न कराई गई हैं। उसके बाद फिर आता है क्रो एवं क्रो के मतानुसार कहा गया कि ज्ञान एवं अभिवृद्धि की जो प्राप्ति ही अधिगम है। फिर हिलगार्ड जी के अनुसार कहा गया है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है या सामना की गई परिस्थिति द्वारा परिवर्तन होती है। इसके लिए आवश्यकता है कि क्रिया से परिवर्तन विशेषताओं, मूल प्रवृत्तियों, प्रक्रिया परिपक्वता या प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर इस प्रक्रिया को समझाया ना जा सके। फिर आर एस वुडवर्थ जी के शब्दों में कहा गया है कि अधिगम कोई नया कार्य करने में निहित होता है, बशर्ते नई क्रिया पुष्टियुक्त हो और कालांतर में हुई क्रियाओं में प्रकट होती है। इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिगम का अर्थ व्यवहार परिवर्तन, अधिगम व्यवहार का संगठन है, अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। यानी कि परंतु वास्तविकता यह है कि व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार संगठन तथा पुष्टिकरण में कोई भी एक कारण अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है। यानी अधिगम का जो परिभाषाएं दिया गया है वो क्या कह रहा है कि जो अधिगम की जो वास्तविकता है और इसका जो व्यवहार परिवर्तन है और संगठन है, इसका पुष्टिकरण करना अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है। अधिगम का स्वरूप तभी निश्चित होता है जबकि क्रियाएं पूर्णता को प्राप्त करती हैं। अतः मेरी राय में अधिगम की इस प्रकार होनी चाहिए कि अधिगम मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन है जिसका संचालन निश्चित आधार पर होता है और उसको पुष्टि नवीन क्रियाओं के द्वारा होती है। तो ये आपका होता है अधिगम की परिभाषा है। यानी कि जो मानव की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें उसका व्यवहार और संशोधन जिसका संचालन निश्चित आधार पर हो, यानी कि जिस समय आप करते हैं, और उसकी पुष्टि नवीन प्रक्रियाओं द्वारा होना चाहिए। अब आपका आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब हेडिंग डालेंगे आप अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे आप जाकर आता है जीडी बान के अनुसार कहा गया है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है उचित वातावरण। अब उचित वातावरण में आपका क्या होता है? जैसे उचित वातावरण में कि अधिगम को क्रिया पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण बाह्य हो या आंतरिक हो, घर का हो या समुदाय का हो, विद्यालय का हो या कक्षा का हो, अधिगम का वातावरण ठीक है तो क्रिया को सीखने में कठिनाई नहीं होगी। कक्षा में प्रकाश, वायु का प्रबंध, सफाई आदि बाह्य वातावरण की सृष्टि करते हैं। छात्रों को किसी भी क्रिया का ज्ञान सीखने के लिए यह आवश्यक है कि वे मानसिक रूप से तैयार हों, अर्थात अध्यापक को चाहिए कि वे उनके लिए मनोवैज्ञानिक परिस्थिति उत्पन्न करें। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। इसमें
प्रायः यह देखा जाता है कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक ज्ञान तथा क्रिया को ग्रहण करने में कुशल होते हैं। जो बालक बीमार रहते हैं वह पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते हैं। अध्यापक को अपना काम कराने के लिए छात्रों से जबरन काम लेना पड़ता है। फलतः वह बीमार तथा मंदबुद्धि बालक यानी अध्यापक कक्षा तथा विद्यालय के प्रति पूर्वाग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं। अध्यापकों तथा अभिभावकों को चाहिए कि वह पढ़ते समय छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो ये आता है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ये प्रमुख कारक हो गए। थर्ड नंबर आता है अधिगम विधि। अब अधिगम विधि क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा, यानी अधिगम विधि के बारे में जानना होगा कि किसी भी क्रिया के संपन्न कराने में अधिगम की विधियों का अत्यधिक महत्व है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बालक को किसी नई क्रिया को सिखाने के लिए एक विधि नहीं ही अपनाई जा सकती है कि विद्यालयों में भी आरंभ में नवीन क्रियाओं को सिखाने के लिए खेल की विधियों को अपनाया जाता है जो सर्वथा मनोवैज्ञानिक होती है। फिर आता है फोर्थ नंबर अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा में आपको क्या लिखना होगा, अभिप्रेरणा में इसमें क्या, अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है, इसमें आता है कि सीखने की क्रिया में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका रही है। व्यक्ति को यदि किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है तो उसे सीखने में रुचि नहीं लेगा। दैनिक जीवन में यदि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए उसे अभिप्रेरणा प्राप्त करनी होगी। यानी अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपका पढ़ने में रुचि लगा है तब आप सफल हैं, अगर पढ़ने में रुचि नहीं है तब आप असफल हैं। टोटल बात यही अभिप्रेरणा का मतलब होता है। अब आता है 5 नंबर कार्य एवं थकान। इसके कार्य एवं थकान क्या है, जैसे प्रायः देखा जाता है कि सीखने की क्रिया में उस समय अवरोध उत्पन्न हो जाता है जब थकान आती है। यानी थकान की परिस्थिति में अधिगम की क्रिया में सफलता संदिग्ध हो जाती है। काम का समय निर्धारण एवं ठीक समय पर विश्राम देने से अधिगम की क्रिया में सफलता मिलती है। अतः किसी भी कार्य की योजना बनाते समय विश्राम के समय पर ध्यान देना आवश्यक है। अब आपका आता है 6 नंबर। 6 नंबर आपका आता है अभ्यास का विभाजन। जैसे अभ्यास का विभाजन कैसे करते हैं, अधिगम की क्रिया का विकास विद्यार्थी की अवस्था पर होता है और इस क्रिया में उन्नत तभी देखी गई है जबकि बालकों को अभ्यास कार्य दिया गया है। यानी यह भी देखा गया है कि विद्यालय में प्रत्येक विषय का अभ्यास कार्य इतना अधिक हो जाता है कि घर पर भी गर्दन ऊपर करने की फुर्सत नहीं मिलती है। परिणामतः इसकी रुचि विद्यालय के कार्यों में कम होने लगती है। अतः आवश्यक कि अभ्यास कार्य का उचित विभाजन अधिगम में निश्चय ही प्राप्त होती है। हम एक बालक को गणित के 50 प्रश्न हल करने के लिए देते हैं, यदि एक ही दिन में उसको वे प्रश्न हल करने पड़े तो निश्चय ही उसके प्रश्नों में त्रुटियां की संख्या में वृद्धि होगी। यदि वह उन प्रश्नों को एक सप्ताह में करेगा तो उसके प्रश्नों के सही होने की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये होती है अभ्यास विभाजन। तो इसका मतलब होगा अध्ययन की अधिगम में अभ्यास विभाजन का। अब आता है 7 नंबर इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या है, सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर अधिगम की क्रिया की सफलता निर्भर करती है। यदि कोई बालक किसी ज्ञान को सीखना ही न चाहे तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार यदि अध्यापक ज्ञान तथा क्रिया को नहीं सीखना चाहता तो छात्र किस प्रकार सीखेंगे। दोनों ही स्थितियों में पहला कार्य अध्यापक है, वह संकल्प करे और इसी प्रकार वह बालकों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करे और उनमें प्रेरणा भरे। जैसे मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, पेपर नज़दीक है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो जब तक आपको पेपर में ये प्रश्न के लालसा नहीं होगी तब तक आप पढ़ेंगे कैसे। और मैं आपको तभी ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि पेपर की दृष्टि में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है और जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे नंबर ज़्यादा मिलेंगे और अंक ज़्यादा मिलेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। तो यही सारी लालसाएँ होती हैं दोस्तों, और पढ़ने के एक अलग लालसा होती है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और भविष्य में आपको बहुत आगे जाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करती हैं। तो ये आपका हो गया इच्छा शक्ति। अब आपका आता है नेक्स्ट 8वां नंबर आता है परिपक्वता। अब परिपक्वता में आता है कि अधिगम की क्रिया बालकों की शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता
का एक योग विशेष रहता है जो छोटी कक्षाओं में बालकों की मांसपेशियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें वे इस योग्य हो जाएं कि कलम, किताब, कापी आदि पकड़ सकें। और बड़ी कक्षाओं में छात्रों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर पाठ पढ़ाया जाना है और बालकों को सिखाई जाने वाली क्रियाओं उनकी आयु तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता सीखने की क्रिया को सफलता प्रदान करती है और इसको आगे की ओर ये क्षमता बढ़ाया जाता है। तो इसी को हम परिपक्वता कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा परिपक्वता का मतलब इसका क्या है। अब आपका आता है 9th नंबर प्ररोदन। प्ररोदन का क्या तात्पर्य है, यानी इसमें आप प्ररोदन का मतलब है कि सीखने की क्रिया को बल प्रदान करने में प्ररोदन का बहुत ही महत्व है। इसमें प्ररोदन जितना सशक्त होगा, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक बलयुक्त होगी और इस क्रिया में प्ररोदन की उत्पत्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और पानी की आवश्यकता से प्यास, भूख से भोजन आदि प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो बलवती होती है। निकी डैनियल महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि मानव जीवन में प्ररोदन शक्ति का मूल स्रोत है जो जीव को किसी क्रिया की करने के लिए प्रेरित करती हो। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, तो दोस्तों प्रेरित इसलिए किया जाता है कि आपको भविष्य में आप आने वाले में कल के भविष्य हैं और अगर आप इस लेवल के नहीं हैं तो आपको लेवल में बनाया जाएगा और आप बनेंगे तभी हमारा और अपने इस देश का नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा और आपके जो छात्र छात्राएं हैं आपका नाम रोशन होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये प्रेरणाएँ दी जाती हैं। उसका फिर 10th नंबर आता है प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है, प्रोत्साहन आपको किस चीज़ से मिलता है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। जैसे व्यक्ति जब किसी नवीन क्रिया को सीखता है तो उसको सीखने का चाव होता है और इसी चाव के साथ सीखने में यदि उसे कुछ और प्रोत्साहन मिलता है तो उसे की सीखने की जो क्रिया है वो तीव्र हो जाती है। अब जैसे चाह कैसे होती है दोस्तों, मान लीजिए आपको मैगी बहुत पसंद है या मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो आप उसको पहले क्या करते हैं, आपको भूख लगी है, मैक्रोनी बनाना है, तो उसको अगर आप चाव से बनाएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है और जब उसको खाएंगे, खाने के बाद में जब उसको जो आत्मा तृप्त होती है, मन लुभावना होता है, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो ये पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं, तो जब आप पढ़ने के बाद आपको भूख लगती है तो आप मैगी बनाते हैं या फिर आप मान लीजिए नूडल्स वगैरह हो गया, उसके बाद मैक्रोनी हो गया, जैसे भी आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, बेस वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे, तो ये जो चाव होता है इसी को हम प्रोत्साहन ये आपका मन जो है वो प्रोत्साहित करता है कि हमें भूख लगी है और हमें क्या खाना चाहिए जो हमें इसको करे और हमें स्वादिष्ट हो। तो यही होता है प्रोत्साहन। अब यहाँ पे बताया भी गया है कि यदि उत्साह अथवा प्रोत्साहन में कमी हो जाती है तो सीखने की क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। तो ये होता है प्रोत्साहन। तो इस तरीके से आपका जो चाह होता है वो आपका क्या होता है, निर्बल पड़ने लगता है। तो इसको आप कमी मत होने दीजिए। जैसे आप खाने के प्रति जागरूक होते हैं, आपको पिज़्ज़ा बड़ा पसंद होता है, बर्गर पसंद होता है और वेज नॉन वेज वगैरह जो जैसा जिसका अपना फूड्स होता है, तो आप करते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे भी आप लोग करते हैं, तो वो चीज़ें चाह होती है कि हमें ये चीज़ें खाना है। तो उसी तरीके से ये भी है, इसलिए स्टडी भी आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक अलग सिलेबस ये भी है कि ये आपको पीडी के अनुसार ये आपका एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है जो आपको अग्रसर करता है, आपके ज़िंदगी की ओर अग्रसर करता है और अच्छे से आपको तैयारी करने का टाइम मिल जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक रहेंगे और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए टॉपिक के साथ और नए आपको सुझाव के साथ आपके साथ बीच में उपस्थित होंगे और इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।